गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना। आज हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा कर रहे हैं। तो धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं उनमें पहला है वायु से अभिक्रिया। तो वायु से अभिक्रिया करके धातुओं में क्या होता है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। अधिकतर धातुएं या फिर धातु जो वायु में उपस्थित कुछ गैसें होती हैं उनसे क्रिया करती हैं। तो ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, देखिए धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ पे ये हमने सूत्र के रूप में लिख दिया है, धातु प्लस ऑक्सीजन और आखिर में उत्पाद क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए जैसे कापर लेते हैं, कापर ऑक्सीजन से क्रिया कर ले तो क्या बनाता है, कापर ऑक्साइड। और धातुओं में जैसे सोडियम है, पोटेशियम, Na और K इनको कहा जाता है। वायु के संपर्क में आने पर ये आकस्मिक रूप से तुरंत दहन कर लेते हैं। वैसे तो धातुएं जल्दी नहीं जलती हैं, लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो वायु में खुला छोड़ने पर ये जलने लगती हैं। तो इसलिए इनको केरोसिन के डिब्बों में डुबो कर रखा जाता है, जिससे ये हवा के संपर्क में ना आए। केरोसिन भर के उन डिब्बों में रख दिया जाता है। दूसरा जैसे Mg है, Al, Zn। Mg का मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा। ये जो धातुएं होती हैं ये ऑक्सीजन से बहुत धीरे धीरे क्रियाएं करती हैं। जैसे लोहे में आप लोग जंग लगता हुआ देखे ही होंगे, बहुत धीरे धीरे रासायनिक अभिक्रिया होती है। इनमें भी धातु ऑक्साइड ही बनती है और ऑक्साइड की परत इन धातुओं के ऊपर जम जाती है, जिसे कहते हैं जंग लग गई। ऐसे ही और इनमें जो कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो वायु से या ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। जैसे Ag जो है ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है, हालांकि वायु में मौजूद सल्फर से क्रिया कर लेती है, जिसकी वजह से ये काली पड़ जाती है। ये Au का मतलब होता है सोना यानी गोल्ड। ये भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। तो सिल्वर और गोल्ड जो ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। इनका दूसरा रासायनिक गुण जल से क्रिया करके देखते हैं। जल के साथ क्रिया कराने पर धातुएं धातु प्लस जल बनाते हैं, धातु ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। यानी इसमें भी धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जैसे धातु कोई, हम यहाँ पे उदाहरण में कैल्शियम ले लिए, Ca+H2O, और ये CaO से अभिक्रिया करने के बाद जल से क्रिया करने के बाद CaO बनाती हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। हालांकि ये जो धातु ऑक्साइड बनते हैं ये पुनः जल से क्रिया कर लेते हैं, जिसके कारण हमें लास्ट आखिरी उत्पाद धातु हाइड्रोक्साइड मिलता है, यानी जो कि क्षार होता है। CaO अगर जल से क्रिया करता है तो CaOH का होल ट्वाइस बना लेगा, जो कि एक क्षार है। इसी तरह से कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे सोडियम का यहाँ पे जल के साथ क्रिया, इसमें ये क्षार बना और हाइड्रोजन गैस निकली। या एल्यूमिनियम की जल के साथ क्रिया, सब में या तो ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे क्षार नहीं बना है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड तो सभी में बनता है। किसी भी धातु की जल से क्रिया करने पर पहले धातु ऑक्साइड बनता है, फिर उस धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया होने पर धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी तरह से धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, यानी अम्ल से क्रिया कराने पर धातु और तनु अम्ल मिला के लवण और
हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी हाइड्रोजन गैस इसमें भी बन रही है, लेकिन उत्पाद के रूप में अब लवण बन रहे हैं अम्ल से क्रिया कराने पर धातुओं की। तो जैसे उदाहरण है Fe और HCl अम्ल, ये दोनों क्रिया कर रहे हैं। तो FeCl2 क्या है? लवण है। फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ऐसे Mg भी वही क्रिया कर रही है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया हो गई। और धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, अगर किसी धातु की उसी के लवण से या अन्य धातु के लवण से क्रिया कराई जाए तो ये अभिक्रिया कैसी होती है? इस अभिक्रिया में धातु लवणों के साथ अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील धातु होगी, अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। यानी कम क्रियाशील वाली धातु को हटा देगी और उसकी जगह स्वयं आ जाएगी। इसका उदाहरण इस तरह से समझ सकते हो, इधर दिखा दें हैं। असल में जैसे जिंक है, जिंक की फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया करा दें तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील होती है। क्रियाशीलता हम कहाँ से जानते हैं? इसके लिए हमारे पास होती है सक्रियता श्रेणी, जो कि ऊपर हमने बना रखी है। ठीक, तो इसमें जो ऊपर की धातु है वो ज़्यादा क्रियाशील होगी। देखिए तीर से हमने बना भी दिया है। नीचे की ओर धातु जो होगी वो कम क्रियाशील होगी। तो यहाँ पे जिंक फेरिक क्लोराइड से ज़्यादा क्रियाशील है, क्योंकि Fe से ये ऊपर है। इसलिए जिंक क्या करेगा? Fe को विस्थापित कर देगा। यहाँ पे Fe नहीं होगा, ZnCl2 बन जाएगा उत्पाद में और Fe अलग हो जाएगा। यही घटना होती है जब अधिक क्रियाशील, जबकि अगर यहाँ पे Fe होता और यहाँ पे ZnCl2 होता तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि Fe Zn को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता, वो इससे कम क्रियाशील होने के कारण। तो सक्रियता श्रेणी भी जान लीजिए होती क्या है, इसकी परिभाषा भी समझ लीजिए। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उनकी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारी धातुओं को श्रेणी में रख रखा है। सबसे ऊपर Li है, यानी लिथियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उससे पोटेशियम, उससे नीचे सोडियम, उससे नीचे कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो Li सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी और Au यानी गोल्ड सबसे कम क्रियाशील होगी। अब कहीं भी अगर इनके लवणों के घोल मिलते हैं, उसमें हम Li को डाल देते हैं नीचे वाली किसी भी धातु के लवण के घोल में, तो Li नीचे वाली धातु को अपने आप प्रतिस्थापित कर देगी। ये सक्रियता श्रेणी का बहुत उपयोग होता है रासायनिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को देखने में। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।